तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर के माफी मांगने और विवादित सीन हटाने के ऐलान के बावजूद देश भर में तांडव का विरोध नहीं थमा। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में लोग वेब सीरीज तांडव का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, जिनमें जम्मू भी शामिल है। जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम की संस्था ने सड़क पर उतरकर तांडव के खिलाफ नारेबाजी की। तांडव और अमेजॉन प्राइम वीडियो के विरोध में पोस्टर लेकर काफी देर तक मार्च करने के बाद शहर के एक अहम चौराहे पर पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तांडव पिक्चर थोड़ी है, इसने हिंदू और मुसलमानों के अंदर तांडव करवाने का प्रयास करा है। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल की अगुवाई में जंतर मंतर पर लोग धरने पर बैठ गए। तांडव के निर्माताओं को जंतर मंतर पर जमा हुए लोगों के निशाने पर केवल तांडव ही नहीं बल्कि ओटीटी पर दिखाई जा रही सभी वेब सीरीज रहीं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ओटीटी पर दिखाई जाने वाली फिल्में और वेब सीरीज अश्लीलता से भरा कंटेंट परोस रही हैं, इसलिए सरकार को इन्हें सेंसर करने की जरूरत है। इनका कहना है कि ये जब तक सेंसरशिप इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नहीं लगती तब तक इसी तरीके का कंटेंट परोसा जाएगा जो कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वेब सीरीज तांडव में केवल धर्म का ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे का भी मजाक बनाया गया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान दिखाया हुआ है, दलितों का अपमान दिखाया है, इंडियन लीगल सिस्टम का अपमान दिखाया है। हालांकि हर तरफ से हो रहे विरोध के बीच तांडव से कुछ विवादित सीन हटा दिए गए, लेकिन विरोध बंद नहीं हुआ। 4 दिन से तांडव के विरोध में जारी आंदोलन के बाद मुंबई के घाटकोपर थाने में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये वही थाना है जिसके सामने एक दिन पहले बीजेपी विधायक राम कदम भूख हड़ताल पर बैठे थे। और अगले दिन भी प्रदर्शनकारियों ने तांडव सीरीज के पोस्टर जलाकर अपना गुस्सा जताया। राम कदम ने दावा किया कि तांडव की टीम की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी श्रद्धा पर यह बहुत बड़ा गहरा प्रहार है, तो इस कारण माफी मांगना, दृश्यों को हटाना, इन बातों से हमारा रन रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ यूपी के भी कई शहरों में तांडव पर आक्रोश सड़कों पर दिखा। अयोध्या में लोग शहर के एक अहम चौराहे पर तांडव के पोस्टर जलाने पहुंच गए। कुछ ऐसा ही विरोध यूपी के रायबरेली में भी हुआ। तो यूपी की सीमा से लगने वाले राजस्थान के भरतपुर में भी तांडव का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वेब सीरीज के निर्देशक का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। बात की बात यह कि फिल्मों में ऐसे विवाद से बचने के लिए सेंसर बोर्ड है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती तो शायद तांडव जैसे बवाल की नौबत नहीं आती। लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, ये बात तो खुद वेब सीरीज के निर्माता ने भी मान ली है। माफी मांगकर वो अपनी गलती भी सुधारने में जुटे हैं। अब हम लोगों को भी समझना होगा कि देश भर में हंगामा करने से किसी का कोई फायदा तो नहीं होने वाला। यूपी से लेकर मुंबई तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच भी तेजी से हो रही है। ऐसे में बेहतर यही है कि हम पुलिस और अदालत पर भरोसा करें। कोरोना वैक्सीन के बारे में फैल रही अफवाहों के बीच लोगों के मन से डर भगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में काउंसलिंग की शुरुआत की। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि वैक्सीन पर भ्रम मिटाने के लिए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पहला काउंसलिंग सेशन रखा गया, जहां विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य कर्मियों के सवालों के जवाब दिए और वैक्सीन से जुड़ी सभी गलतफहमियां दूर की। बताया गया कि दिल्ली में बीते 3 दिन में करीब 26,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना थी, लेकिन 13,000 से भी कम लोगों को टीका लग पाया। इसी वजह से काउंसलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि लोग हिचकिचाए नहीं और टीका लगवाने के लिए खुलकर आ गए। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए अब वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया गया है। अब कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मी कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि पहले टीका लगाने के लिए तारीख और समय तय किया जाता है। जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो किसी भी दिन आके वैक्सीन अब लगवा सकते हैं। नॉन रजिस्टर्ड का वो रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो भी वैक्सीन करा सकते हैं। राजस्थान के अलवर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के कुछ समर्थकों पर वहां के एक टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। घटना तब हुई जब सांसद का काफिला जयपुर से दिल्ली की तरफ आ रहा था, जिसमें 8 से 10 गाड़ियां शामिल थी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में शाहजहांपुर टोल प्लाजा के बूथ नंबर 4 से हनुमान बेनीवाल की कार निकलती दिखाई दी, लेकिन काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों के निकलने से पहले ही टोल प्लाजा का बैरियर गिर गया, जिससे उनके समर्थक भड़क गए। इसके बाद तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ टोल प्लाजा पर चढ़ाई कर दी। कई समर्थक वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने लगे, जबकि कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को ही तोड़ दिया। और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे थे उनको तोड़ ताड़ दिया है।
बवाल बढ़ा तो हनुमान बेनीवाल भी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। बेनीवाल जी, क्या मामला हो गया? क्या मामला हो गया? इस घटना की वजह से टोल प्लाजा पर थोड़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ वहां से चले गए। सौभाग्य की एक बात यह कि टोल प्लाजा पर टैक्स देना या थोड़ी देर रुकना हमको अपनी शान के खिलाफ लगता है। सांसद विधायक क्या छोटे मोटे नेता हों तो फिर टोल प्लाजा का बूम बैरियर देखकर ही पारा गर्म हो जाता है। वैसे टोल प्लाजा पर सांसदों और विधायकों की गाड़ी को छूट मिली रहती है। वहां काम करने वाले कर्मचारी इतने बेवकूफ़ या बददिमाग भी नहीं होते कि सांसदों और विधायकों से उलझ जाए। दिक्कत इन वीआईपी के साथ चलने वालों की वजह से पैदा होती है, जो खुद को एमपी एमएलए से कम बिल्कुल नहीं समझते। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून व्यवस्था बरकरार रखना सरकार और पुलिस का अधिकार है, इसलिए वो उचित फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद केंद्र सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली और कहा कि वो सोच समझकर फैसला लेगी। इस बीच ट्रैक्टर रैली के मसले पर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच भी एक बैठक हुई, लेकिन बैठक में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता शास्त्री भवन के बाहर पहुंचे और तेल की बढ़ी कीमतों के विरोध में उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले सभी लोग शास्त्री भवन के अंदर पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर में घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सबको वहीं रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस से दूरी बनाकर रखी और सड़क पर ही अपना विरोध तेज कर दिया। ज्यादातर लोग नारे लगाकर हंगामा करते रहे, जबकि प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने भैंस के पोस्टरों के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। इतना ही नहीं, एक मोटरसाइकिल की अर्थी सजाकर भी तेल की बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग की गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर भी नारेबाजी की। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से उनका प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। सौभाग्य की एक बात यह कि तेल कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर दाम तय करने की छूट 11 साल पहले कांग्रेस की सरकार नहीं दी थी। शुरुआत पेट्रोल से हुई और बाद में डीजल का दाम भी तेल कंपनियां तय करने लगी। अब तेल के इतने कुएं तो भारत में है नहीं कि डीजल पेट्रोल विदेश से मंगाना ना पड़े। तेल कंपनियां महंगा तेल खरीदकर सस्ते में बेचकर दिवालिया हो जाएंगी, यही दलील कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने दी थी। फिर कांग्रेस को अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की याद क्यों आई? सड़क पर आंदोलन करने से तो पेट्रोल डीजल सस्ता होने से रहा। इसके दो ही तरीके, या तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे या फिर राज्य सरकारें वैट घटाएं। यह हिम्मत तो कांग्रेस की राज्य सरकारें भी नहीं दिखा पा रही। फिर ऐसे आंदोलन से जनता का भला कैसे होगा? कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनाई गई कमेटी में खाली हुई जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया और उससे पूछा कि एक सदस्य के अलग होने से कमेटी में जो जगह खाली हुई है उसका क्या करना है। साथ ही चीफ जस्टिस ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कुछ लोग कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि किसान संगठनों और कई पार्टियों ने कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनी कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, जबकि इसके सदस्यों का काम केवल किसानों से बातचीत करना और उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके बाद एक निष्पक्ष राय सामने आएगी। इससे पहले कुछ किसान संगठनों की ओर से अदालत में दायर याचिका में पूरी कमेटी को बदलने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से केवल एक जगह खाली होने पर जवाब मांगा, पूरी कमेटी बदलने पर नहीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने एक मंदिर के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय को तहस नहस कर दिया। इससे पहले इन लोगों ने प्रशासन से हटाने की मांग की थी, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने इसे खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पीछे और बस अड्डे के नजदीक बने इस सार्वजनिक शौचालय को तोड़ने के लिए कई लोग लोहे के पाइप लेकर उस पर टूट पड़े। एक आदमी तो पत्थर लेकर उसे तोड़ने में जुट गया, जबकि कुछ लोग एक गेट को उखाड़ने लगे। हम इसे खुद ही इसे ढाने में सक्षम है और हम इसे ढा चुके हैं और अभी इसे साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ करेंगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी हथौड़ा लेकर एक दीवार को तोड़ने लगा। उसके थकने के बाद वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने हथौड़े से दीवार गिराने का जिम्मा संभाल लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने खूब नारेबाजी की।
मंदिर के पास मौजूद इस सार्वजनिक शौचालय को हटाने के लिए उन लोगों ने वहां काफी देर तक उत्पात मचाया। सवाल की एक बात यह कि हमको सुविधाएं तो चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर, जैसे कि बिजली चाहिए लेकिन खंबा हमारे घर के सामने ना हो, सार्वजनिक शौचालय चाहिए लेकिन घर से दूर और उससे हमारी आस्था को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मंदिर के आसपास गंदगी और दुर्गंध हमें किसी को बर्दाश्त नहीं, लेकिन इसका ध्यान तो शौचालय बनवाते समय ही रखना चाहिए। सहारनपुर का ये मंदिर पुराना है और सार्वजनिक शौचालय भी आजकल में नहीं बना है, पास में ही बस अड्डा है, इसलिए रोडवेज के अधिकारियों ने शौचालय बनाते समय मंदिर की दीवार नहीं देखी और मंदिर से जिन लोगों की आस्था जुड़ी है उन्हें मंदिर के पीछे की दीवार से सटा शौचालय नहीं दिखा। कुछ दिन पहले तस्वीर वायरल हुई तो हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों की आस्था जागी। प्रशासन को उन्होंने ठीक से सोचने समझने का मौका नहीं दिया और हथौड़ा लेकर आस्था बचाने निकल पड़े। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए खास तरह के सेंसर लगाए गए। दावा किया गया कि इस तकनीक से एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में काफी मदद मिलेगी और यात्रियों को कोरोना की गिरफ्त में आने से बचाया जा सकेगा। ये सेंसर एयरपोर्ट की छतों पर उन सभी जगहों पर लगाए गए जहां ज्यादा संख्या में लोग मौजूद होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होते ही ये वहां बनाए गए कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजकर अलर्ट कर देंगे, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षाकर्मी लोगों से जरूरी दूरी का पालन करवाने में जुट जाएंगे। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और यहाँ पर जो एक सेंसर लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि ये सेंसर जो है ये अलर्ट करता है स्टाफ को कि किस जगह पर ज़्यादा भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इस तरह के 513 सेंसर टर्मिनल 1, 2 और 3 पर चारों तरफ लगाए गए हैं ताकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम में मदद मिले और लोग बेखौफ होकर यात्रा कर सकें। सौभाग्य की एक बात है कि ऐसी व्यवस्था को ही उल्टी गंगा बहाना कहा जाता है। हम अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ऐसी मशीनें बनाते हैं जो हमारे इशारे पर चलें। अब वही मशीनें हम लोगों को अपने इशारे पर चला रही हैं क्योंकि हम सीधे रास्ते पर चलना भूल गए हैं। कोरोना की मार हम साल भर से झेल रहे हैं। इस दौरान सरकार तक कभी सख्ती से तो कभी नरमी से यही समझाती रही कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही हमारा बचाव हो सकता है, लेकिन हम क्यों मानने वाले? लाइन तोड़कर आगे निकलने की हमको ऐसी लत लगी है कि मौका मिलते ही दिशा निर्देशों की धज्जियां भी उड़ा देते हैं। हवाई अड्डों पर हम पहले भी विमान के उतरने या उड़ान भरने का ऐलान होते ही भगदड़ जैसे हालात पैदा करने लगते थे। वो आदत महामारी में भी नहीं छूटी, इसलिए हवाई अड्डों पर ऐसे सेंसर लगाने पड़े। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी बंगाल की हर विधानसभा क्षेत्र में अब परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को करेंगे और ये परिवर्तन रथ यात्रा सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी ताकि जनता के सामने राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया जा सके। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी 10 या 11 फरवरी को बंगाल जाएंगे। गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, ये विश्वास दिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहां पर एक क्रांति पैदा करेगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 बाघिन इलाके पर कब्जे के लिए आपस में भिड़ गए। इस घटना के बाद वन विभाग ने उन पर निगरानी बढ़ा दी। रणथंबोर नेशनल पार्क में उनके बीच पहले भी कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन इस बार तो लगा कि जैसे किसी न किसी बाघिन की मौत तय है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर कुछ दूर तक साथ चलती रही, हालांकि उनके इरादे कुछ और थे। दोनों सही मौके के इंतजार में थी। इसी बीच एक बाघिन को मौका मिल गया और उसने दूसरी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। दूसरी बाघिन ने भी उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद तो लगा कि अब अगला वार उसकी गर्दन पर होगा। इस हमले को सहते हुए दूसरी बाघिन किसी तरह उठ खड़ी हुई। हालांकि वो ज्यादा देर तक उससे मुकाबला नहीं कर पाई और एक बार फिर जमीन पर गिर गई। इन हमलों से वो पूरी तरह पस्त हो गई, लेकिन उसने अपना इलाका नहीं छोड़ा और वहीं जमीन पर बैठ गई, जिसके बाद हमला करने वाली बाघिन वहां से चली गई। सौभाग्य की बात यह कि जमीन पर कब्जे के लिए हम इंसान जब एक दूसरे का खून बहाने से नहीं चकते तो फिर बाघ बाघिन का क्या? उनके तो स्वभाव में ही इलाके में अपना दबदबा बनाए रखना है। हम लोग भी तो दबंगई दिखाने के लिए उन्हीं का हवाला देते हैं कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। रणथंबोर के जंगलों में रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 बाघिनों की लड़ाई अब वन विभाग के लिए सिरदर्द बन गई है। दोनों एक ही बाघिन से जन्मी हैं और अब एक दूसरे को मारने पर आमादा है ताकि शिकार और पानी का कोई हिस्सेदार न रहे। ये लड़ाई और गंभीर हो सकती है क्योंकि रणथंबोर में क्षमता से दुगने बाघ बाघिन हो चुके हैं।
एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत की नई तारीख मिल गई। अगली बैठक 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। हालांकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा पीछे हटते नजर आए, क्योंकि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए एक बार फिर एक सराहनीय पहल की और ये प्रस्ताव दिया कि वो किसान संगठनों के मानने तक कृषि सुधार कानूनों को लागू करने पर रोक लगा सकती है। जिसके बाद किसान नेताओं ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकराने के बजाय उस पर विचार करने का फैसला किया। यानी कि अब सबकी नजरें 22 जनवरी को होने वाली बैठक पर होंगी, क्योंकि हो सकता है उस दिन किसान संगठन सरकार की अच्छी नीयत को समझकर किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। बैठक से बाहर आए कृषि मंत्री की बातों से भी यही संकेत मिले। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। यानी कि अब गेंद किसानों के पाले में है, जो 11वें दौर की बैठक में बताएंगे कि वो आंदोलन की जिद छोड़ेंगे या नहीं। कुछ उम्मीद बंधी है आज जिस तरीके से बातचीत हुई? उम्मीद क्या, मुझे तो ये है कामयाबी मिलेगी किसान को, और सरकार का रुख आज बहुत बढ़िया था। कृषि सुधार कानूनों पर सहमति बनाने के लिए बैठकों की तारीख पर तारीख मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने सब्र से काम लिया। उसकी ओर से किसान संगठनों को समझाने के लिए हर वो रास्ता ढूंढा जा रहा है जिससे उन्हें ये समझ आ जाए कि कृषि सुधार कानून उनके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। और अपनी इसी कोशिश में 10वें दौर की बातचीत में सरकार की ओर से किसान संगठनों को सबसे बड़ा ऑफर दिया गया। खबर है कि सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक कृषि सुधार कानूनों को लागू करने पर 2 साल तक रोक लगाई जा सकती है और एक साझा कमेटी बनेगी। इस कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो आपस में बातचीत करके आखिरी फैसला लेंगे। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने पहले अलग बैठकर बात की, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस पर कल यानी कि 21 जनवरी को आपस में चर्चा करेंगे और 22 जनवरी की बैठक में बताएंगे कि उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। इससे पहले बैठक में किसानों ने एनआईए की ओर से भेजे गए नोटिस का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आंदोलन करने वालों और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ एनआईए का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद सरकार ने किसान नेताओं से उन लोगों की लिस्ट मांगी जो निर्दोष है। सौभाग्य की एक बात यह कि समझाया उसे जा सकता है जो समझने के लिए तैयार हो। दिल्ली की सीमाओं पर 56 दिन से डटे किसान तय कर चुके हैं कि उन्हें सरकार की कोई बात सुननी नहीं। फिर वो विकल्पों के बारे में क्या समझें। आज थोड़ी सी उम्मीद जरूर दिखी। कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 कानून वापस लो, ये किसान नेताओं की एक लाइन की जिद रही, जिसे वो टस से मस होने के लिए भी तैयार नहीं थे अब तक। अभी बात कर रहे हैं, 22 को जवाब देंगे। किसान नेता अपने अधिकार का वास्ता दे रहे हैं। जिनको अपने अधिकारों की इतनी परवाह होती है, वो दूसरों के अधिकारों की अहमियत भी समझते हो। फिर ये किसान नेता क्यों नहीं समझ रहे कि कृषि सुधार कानून से जो किसान खुश हैं, अधिकार तो उनका भी है। अब किसान नेताओं ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद भी पकड़ रखी है, वो भी अपने तय किए हुए रूट पर। अब ये मनमानी हुई, जिससे सरकार और पुलिस के साथ ही दिल्ली में रहने वालों की भी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के लोगों को चैन से रहने का अधिकार है, इसके बारे में किसान नेताओं को थोड़ा तो जरूर सोचना चाहिए।